मैं अभी उस घर के सामने खड़ी हूँ जहाँ पे ये हादसा हुआ है। एक बूढ़ी विधवा का कत्ल हुआ है और सारा गांव जमा है। पुलिस ने घर को चारों ओर से घेरा हुआ है और अगर उनकी बात पर यकीन किया जाए तो ये कत्ल असंभव है। असंभव इसलिए क्योंकि ये साफ साफ दिखने वाले एक कत्ल के मामले में कातिल का कोई नामो निशान नहीं। ऐसा लगता है जैसे कत्ल किसी भूत ने किया है और वो सबके सामने गायब हो गया और अपने पीछे छोड़ गया एक जोड़ी बूट। क्या अब तक कोई गिरफ्तारी हुई है? हाँ, उन्होंने इस मामले में उनकी नौकरानी पार्वती को गिरफ्तार किया है, पर पुलिस ने किन सबूतों के आधार पर पार्वती को गिरफ्तार किया है ये अभी तक नहीं पता चल पाया है। वहाँ के लोग क्या कहते हैं? क्या नौकरानी कातिल हो सकती है? इस पर कुछ गांव वालों का कहना है कि हो सकती है क्योंकि पार्वती थोड़ी पागल किस्म की थी, जबकि कुछ लोगों का ये मानना है कि पार्वती का कातिल होना नामुमकिन है क्योंकि वही थी जो मारिया की देख रेख किया करती थी। और पुलिस का क्या कहना है इस मामले में? इम्पॉसिबल। इस तरह की वारदातों से ही जादू टोना, भूत प्रेत और शैतानी कहानियों का जन्म होता है। जब मुझे पहली बार इस केस के बारे में बताया गया तो मुझे यकीन हो गया कि सिर्फ शैतान इस औरत का खून कर सकता है। इस हादसे में कमरे में कोई ऐसी चीज नहीं मिली कि जिससे खून होता। हर चीज को खून के निशानों के लिए जांचा जा चुका है। कमरे में ना कोई चोर दरवाजा है और ना ही छिपने की कोई जगह है। चल भाई। वैसे सबसे पहले अलमारी आप ही ने खोला था ना, और वहाँ कोई नहीं था। अंदर जाने के केवल दो रास्ते हैं, दरवाजा और खिड़की। खिड़की जैसा बरसों पहले थी आज भी वैसी ही है, पूरी तरह से सील बंद। लेकिन ये तो साफ है कि खून दरवाजे से ही हुआ है। यह गुनाह किसी खास तरह से नहीं किया गया। ये खून उतना ही आसानी से किया गया है जैसे कि आमतौर पे गुनाह होते रहते हैं। वैसे विजय, तुम बताओ, तुम वहां मौजूद थे। अरे विजय को इतनी अकल होती तो ये इंस्पेक्टर होता और हम खड़े सलाम ठोक रहे होते। वो आलसी साले सफाई वाले अभी तक नहीं आए। 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूं मैं उनका। क्या हुआ पार्वती दीदी?
वो आ गए महाशय। आइए आइए आइए, विराजमान होइए। आप ही के इंतजार में बैठे थे हम। क्या लेंगे? बीड़ी लीजिए, लीजिए। आप नाश्ता करेंगे? मंगवाए? अजी आप नौकर थोड़ी है हमारे, हम हैं आपके नौकर। बताइए हम क्या सेवा कर सकते हैं आपकी। दीदी दरवाजा खोलो, दीदी दीदी दरवाजा खोलो, खोलो दीदी दरवाजा। राजीव, राजीव, राजीव जल्दी ऊपर आओ। राजीव, हला हला राजीव जल्दी ऊपर आओ। राजीव, खोलो दीदी दरवाजा खोलो। राजीव, अरे दरवाजा खोलो। मैडम दरवाजा खोलो। मैडम दरवाजा खोलो। मैडम ए कौन है? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। ए मेरा मुंह क्या देख रहा है? दरवाजा खोलो। मैडम मैं खोलो। मैडम दरवाजा खोलिए। मैडम दरवाजा खोलिए। ए दरवाजा खोल, दरवाजा खोलो। लगता है पुलिस को बुलाना पड़ेगा। आइए साहब, आइए जल्दी आइए जी। हाँ साहब, दरवाजा नहीं खोल रहे साहब, जल्दी आइए। साहब जल्दी आइए, साहब ऊपर आइए जल्दी। दीदी 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 शांत हो जाओ। दीदी शांत हो जाओ। बैठो बैठो बैठो, उधर मत देखो, देखो मत उधर। सुन, तू अभी थाने जा और इंस्पेक्टर राघव को बुला के ला। साहब साहब, आपको उसको नहीं भेजना चाहिए था। क्यों? दरवाजा अंदर से ही बंद था। हमने उनकी चीखने की आवाज़ सुनी है। तू बोलना क्या चाहता है? वो देखिए, खिड़कियां भी अंदर से बंद है और दरवाजा भी बंद था। तू उधर देख। उन्हीं गया किधर? क्या मिला साहब? और वो जो चैनल वाले बता रहे हैं
क्या वो ठीक कह रहे कि पुलिस ने ही कातिल को भागने में मदद किया है? आपने जब दरवाज़ा तोड़ा तो कातिल अंदर था और जब वो भागा आप खड़े खड़े देखते रहे। तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, मेरे ऊपर शक कर रहे हो। अगर तुमको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तुम अभी चलो मेरे साथ। अरे चलो चलो, तुम मेरे साथ अभी चलो उन लोगों के पास जो लोग उस दिन मेरे साथ थे, समझे? शांत हो जाओ, ये मजाक कर रहा है। अरे क्या मजाक कर रहा है? आप इसे समझा दो, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मारो वर्मा जी, मारो। एनीवे, अब तो कातिल पकड़ा जा चुका है ना, इन सब बातों की डिटेल लेने का क्या फायदा? पहेली को ना समझना उलझना है। डिसिल्वा मर्डर केस ऐसी ही एक पहेली है जो पहली नज़र में एक नामुमकिन कत्ल माना जा सकता है। इस केस फाइल के दौरान मैं उन सभी पहलुओं को आपके सामने पेश कर रहा हूँ जो इस केस को ना ही रोमांचक बना देते हैं बल्कि समझने में नामुमकिन भी। इसलिए इस सफ़र के हर पल में आप मेरे गवाह होंगे। मारिया डिसिल्वा 60 साल की विधवा जिसका बेरहमी से कत्ल किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मारिया डिसिल्वा के शरीर पर 2 बार तेज हथियार से गोदने के निशान पाए गए जो उसकी मौत का कारण थे। कत्ल के वक्त 5 लोग मारिया की चीख सुनकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी कातिल को अंदर या बाहर जाते हुए नहीं देखा। ये कैसे हो सकता है? पुलिस और फोरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार कोई सुराग या फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। मारिया के कहने पर उनकी खिड़की बहुत साल पहले बंद कर दी गई थी और उस दिन भी वैसी ही थी।
जासूसी कहानियों में ऐसे केसेस को लॉक्ड रूम मिस्ट्रीज कहा जाता है। जॉन डिक्सन कार के सबसे प्रसिद्ध उपन्यास द हॉलो मैन में उन्होंने इसको समझाने की कोशिश की है। मारिया डिसिल्वा के कत्ल की परिस्थितियाँ उसके होने के सभी तरीकों को नकार देती है। जो हथियार मारिया डिसिल्वा को मारने में इस्तेमाल किया गया वो क्या था और कहाँ छुपाया गया? क्या कातिल हथियार अपने साथ लेकर गायब हुआ? क्या ये केस आत्महत्या का हो सकता है? कबर्ड में पाए गए बूट का क्या राज है? पार्वती ने अपने बयान में कहा था कि उसने उन्हें पहले कभी नहीं देखा, पर मुझे यकीन था कि वो बूट जानबूझकर वहां रखे गए थे। इस केस का हर सुराग इस पहेली को और मुश्किल बना देता है और इन उलझनों के बीच गांव के हर सदस्य के पास इस पहेली का हल था। ठीक इसी तरह सुबह जब नौकरानी ने बुढ़िया को जगाया होगा और जैसे ही वो बुढ़िया दरवाजा खोलने आई होगी, दरवाजे के गैप से नौकरानी ने तलवार घुसाकर उसे मार दिया होगा और फिर वापस निकाल लिया होगा। तुम बेवकूफ वाली बातें बंद करो। दरवाजे के होल से पेपर नहीं जा सकता तो फिर तलवार कैसे जाएगा? बात कर रहा है। और वो तलवार क्या हुई? कातिल उसे खुद खा गया क्या? नहीं, मेरा मतलब वहां मिली नहीं ना। लेकिन ये तो साफ है कि खून नौकरानी नहीं किया है। उसने पहले उसे मारा, फिर कैसे भी दरवाजे को उसने बंद किया, ये साबित करने के लिए कि दरवाज़ा अंदर से बंद था। कुछ लोग कहते हैं कि दरवाजे को तोड़ा गया था, पर हमारे पास उनके ज़बान के अलावा और कोई सबूत नहीं है। अच्छा, तो मैं वहाँ झक मार रहा था। अरे मैं वहाँ उस दिन छेनी और हथौड़ा लेकर अपने हाथ से उस घर के दरवाजे को तोड़ रहा था। बात कर रहे हो? शायद हो सकता है उसने फेविकोल से चिपका दिया होगा। अगर ऐसा होता तो फॉरेंसिक वालों को उसके निशान मिल गए होते। जब मैं पहले मौका वारदात पर पहुंचा तो वहां उस औरत की नौकरानी पार्वती थी, वही चिल्ला रही थी। मुझे उस पर शक हो गया। तब मुझे लगा कि ये आत्महत्या का केस नहीं बल्कि ये केस ऑफ अ मर्डर। मेरे कांस्टेबल और फोरेंसिक एक्सपर्ट के लोगों ने उस कमरे का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उन्हें कहीं भी कोई औजार नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि एक औरत खुद को चाकू कैसे मार सकती थी, और अगर उसने चाकू मारा तो कम से कम उस कमरे में कोई शार्प औजार तो होना चाहिए। बिना औजार के आत्महत्या या मर्डर कैसे हो सकता है? वहां पर कुछ नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक कमरे के अंदर एक औरत का कत्ल होता है और उस कमरे के अंदर कहीं भी खून का जरा सा भी निशान नहीं था। निशान था तो सिर्फ उस औरत के शरीर पर जो कपड़ा था उस पे, या जहां पर उसकी लाश पड़ी थी नीचे फर्श पे। इस कत्ल के मामले में एक और दिलचस्प पहलू सामने आया है, जो हमें घर के नौकर राजीव ने बताया कि पिछले 4 दिनों से इस घर की झील मरी हुई मछलियों और कछुओं से भर जाती है। आखिर ये मछलियाँ और कछुए कैसे मर रही थी? क्या इसका इस कत्ल से कुछ लेना देना है? पुलिस का कहना है कि इसका इस कत्ल से कोई संबंध नहीं है। खून होने के 3 दिन पहले की बात है, जब मैं झील पर नहाने गया था। जैसे ही मैंने झील में कदम रखा तो मैंने मरी हुई मछलियों को तैरता हुआ देखा। मैं डर गया। अगले दिन तो मैंने मरी हुई मछलियों के साथ चिड़िया भी पड़ी हुई देखी। क्या तुमने किसी को बताया नहीं? हाँ, बताया था। पार्वती दीदी को बताया था। उसने मुझे उसे साफ करने के लिए कहा। छुड़ैल साली, उसने क्या सोचा मैं उस झील में फिर से कदम रखूंगा? अगर गांव का कोई आदमी ये मर्डर कर सकता है, he was very smart. It was a planned murder. मुझे उन सफाई वालों को ढूंढने के लिए जाना पड़ा, पर जरूरत होती है तब मिलते कहाँ हैं, इसलिए मुझे शहर जाना पड़ा उन्हें ढूंढने के लिए। वहाँ पर भी बहुत भाव खा रहे थे।
बड़े महंगे थे, पर करे क्या, करे क्या, पूरे शहर में वही तो थे जो ये काम करते थे। आ गए वो, उन्होंने खुद ने मरी हुई मछलियां भी देखी। मुझे लगा शायद कोई जहरीला सांप अंदर होगा जो इन मछलियों को मार रहा है। फिर वो एक पंप लेकर आए और झील को साफ करने लगे। अरे कमबख्त, तो मैंने पहले ही कहा था ये छोटा गिरेगा, लेकिन तुम लोग तो सुनते तो हो नहीं, बस अपनी अकल लगाते बैठते हो। राजीव, तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? घर में इतना सारा काम पड़ा हुआ है, जाओ पहले झाड़ू मारो, उसके बाद बाजार जाओ। चाय हो क्या रहा है यहाँ? 2 दिन से तुम लोग काम कर रहे हो, अभी तक कुछ काम नहीं खत्म हुआ है। मैम ये झील बहुत बड़ी है ना, इसीलिए उसे वक्त लग रहा है। आज के दिन निपटा लेंगे, पूरा कर देंगे आज। खत्म कर दो जल्दी से। आलसी साले, वो तो बस इसे ज्यादा खींचना चाहते थे ताकि एक्स्ट्रा दिन के भी पैसे मिल जाए। अगर खून नहीं होता ना तो ये झील साफ करने के लिए 1 महीना तक लगा देते। प्रीति, क्या ये बात सच है कि पुलिस इस मामले में लापरवाही बरत रही है? हाँ, कुछ लोगों का ये मानना है कि पुलिस के आंखों के सामने से वो कातिल भाग गया, इसलिए पुलिस ने अपनी गलती छिपाने के लिए ये असंभव दिखने वाली कहानी बनाई। पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हो सकता है पुलिस ने ही इस औरत को मारा है। पर ये एक बात ज़रूर है कि इस घटना की वजह से ये गांव सुर्खियों में आ गया है और मारिया डिसिल्वा का क्रिश्चियन होना भी उछाला जा रहा है। इस गांव में 2 घर हैं जो हिंदू नहीं है, एक मारिया डिसिल्वा और एक इमैनुअल का घर, और ऐसे में उस औरत का कत्ल हो जाना एक सांप्रदायिक दंगे का रूप भी ले सकता है। एक बूढ़ी क्रिश्चियन औरत का एक हिंदू गांव में मर्डर हो जाना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत प्रेशर होता है, और उस प्रेशर में मैंने काम किया है। इंस्पेक्टर होना बहुत बड़ी बात होती है और मुझे इस बात पर गर्व है। इस गांव के हर दूसरे घर में एक झील मौजूद है, पर आश्चर्य की बात यह थी कि मारिया डिसिल्वा के घर की झील में ही मछलियां मर रही थी। यकीनन ये सुराग भी इस केस में मायने रखता है, पर इंस्पेक्टर राघव ने अपनी जल्दबाजी में सुराग को दबाया और पार्वती को कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया। ये साफ था कि सच्चाई पुलिस के पक्ष में नहीं थी और मेरे खोज की दिशा मारिया के कत्ल होने के दिन से दूर हटकर उनके अतीत की तरफ चली। आखिर कौन थी मारिया डिसिल्वा और कोई उनका दुश्मन क्यों बनेगा? ये बूढ़ी विधवा जिसका किसी से मेल जोल नहीं था, एक खूनी का शिकार कैसे हो गई और क्यों? इस बात का खुलासा करने के लिए मैंने उन 4 व्यक्तियों से मिलने की कोशिश की जो मारिया डिसिल्वा के करीब थे। राजीव घर का नौकर, पार्वती नौकरानी, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल इमैनुअल और उनकी पत्नी टेरेसा। ये मेरा अगला कदम था। 40 साल से जानता हूँ। 38 साल से। हाँ, 38 साल। 38 साल पहले से। हमारे सैमुअल का जन्म हुआ था उस साल। मैंने जब उसे पहली बार देखा तो वो इस दुनिया की नहीं लग रही थी। अच्छे कपड़े, बात करने का तरीका, जो भी मन में होता था सीधा बोल देती थी। पढ़ना बहुत पसंद था उनको, खासकर अखबार। कोना कोना पढ़ लेती थी, इश्तिहार भी।
मैं भी बैठ जाती थी कभी कभी अपना पुस्तक लिख के, सी लेती थी, कुछ कर लेती थी, राजीव से गप्पे लड़ा लेती थी। उनके लिए खाना बनाना भी मुश्किल नहीं था। लेकिन बड़े बुजुर्गों के साथ बात करने का ये कोई तरीका नहीं ना। और फिर तब का वक्त तो आज के जैसा नहीं था। ऊपर से वो स्कैंडल, शेमफुल, पूरे परिवार को भुगतना पड़ा। मैं जॉन को जानता था, मरिया का पति। उस स्कैंडल के बाद उसको पहला पैरालिटिक स्ट्रोक आ गया था और उस दिन के बाद वो बिस्तर पर पड़ा रहा। आज भी उनके बच्चों ने मरिया को माफ नहीं किया है। अपने पति और 2 बच्चों को अकेले छोड़कर वो किसी और के साथ भाग गई थी, महीने भर के लिए। तब किसी को पता नहीं चला कि क्यों भागी थी। मैंने भी बहुत सोचा, लेकिन आई डोंट नो। मुझे कभी बताया नहीं आपने। और जब लौट कर आई वो, तो चाहती थी कि उसके घर वाले सब कुछ भुलाकर उसे अपना ले। अब ऐसा भी कहीं होता है? माफ़ी तो दूर, उस स्ट्रोक ने जॉन को बात करने के लायक भी नहीं रखा था। मुझे अभी भी याद है उसका चेहरा। वेरी सैड, वेरी सैड। और उसके फ्यूनरल में मैंने मरिया को देखा, चेहरे पर कोई दुख ही नहीं। ऐसा लगता था जैसा कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसी भी औरत है जिसे अपने पति के मरने का कोई अफसोस नहीं। पता नहीं उसने अकेले 2 साल कैसे बिताई। यहाँ के एमएलए के सिवाय उसे कोई नहीं मिलने आता था। और इलेक्शन के समय वो लोग तो सबके दोस्त होते हैं ना। वैसे देखा जाए तो इस गांव में हमारे 2 फैमिलीज के सिवाय कोई क्रिश्चियन नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारे घर बिल्कुल आती नहीं थी। वैसे वो क्रिश्चियन कहाँ थी? चर्च में भी नहीं जाती। और फिर पार्वती आ गई अचानक। वो यहाँ की नहीं थी। सोचा जाए तो ये थोड़ी सी अजीब बात लगती है। वो कहाँ से आई थी, या फिर मरिया उसे कैसी जानती थी? हमने भी जानने की कोशिश नहीं की। हमने सोचा आखिर एक नौकरानी ही तो है। लेकिन मरिया का बहुत ख्याल रखती थी। हाँ, दोनों बहुत क्लोज हो गई थी। दोनों अकेले रहती थी, किसी से मिलना जुलना नहीं। 13 साल से थी मैं उनके साथ। माँ समान थी वो मेरी। बहुत करीबी रिश्ता था हमारा। जिंदा थी तभी भी किसी ने पूछा नहीं, और आज जो मर गई है किसी को परवाह नहीं, उनके बच्चों को भी नहीं। पर वो है मेरे साथ इस जेल में, बस वो ही समझती है। आपने कहा आप मेरी मदद करने आए हो? सच जानने आया हूँ। अगर ये तुम्हारी मदद कर सके तो। गलत हो तुम। दोष है मेरा। दोषी का क्या मदद करोगे? मुझे सब मालूम है, और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं जल्दी सीखता हूँ और समझता हूँ। मैं बस अपना मुंह बंद रखता हूँ और अपना काम से मतलब रखता हूँ। चुड़ैल थी साली वो, चुड़ैल। कत्ल के पिछले वाले दिन क्या क्या हुआ था? ऐसा कुछ खास तो नहीं हुआ था। पहले जब भी मैं घर में कुछ लेकर आता था तो पार्वती मुझे चाय बना कर देती, पर उस दिन हिम्मत नहीं हुई पूछने की। फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैं सब्जियां काटने लगा, चिकन को साफ किया। उन्होंने पूछा तक नहीं कि खाना खाने के लिए रुकोगे या नहीं। खैर, अपनी भी औकात है। उन आलसी सफाई वालों के लिए इतना सब कुछ बनाने की क्या जरूरत है? अरे
उनके लिए थोड़ा है ये सब, तुम चुप बैठो। फिर किसके लिए बनाया जा रहा है ये? दीदी के मेहमान आ रहे हैं आज शाम को। अच्छा, तो अभी बताया जा रहा है मुझे। तुम अपना ये सब खत्म करो, उसके बाद चिकन काटना है, प्याज काटना है, बहुत सारा काम है। चलो फटाफट खत्म करो। ये देखो, मुझे घर जाना है। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हारा ज़रूरी काम क्या है। तुम्हें जाना है तुम्हारे वो जुआरी दोस्तों के पास, जाके वहाँ पैसे गंवाने हैं। तुम आज गए ना राजीव यहाँ से, वापस नहीं आना, बोल देती हूँ। क्या मारिया के बच्चे आने वाले थे? वो तो बिल्कुल नहीं पसंद करते थे उनको, नफरत थी उनको माँ से। आए थे मैयत में, पर आके जल्दी चले गए। वसीयत के बारे में भी नहीं पूछा। राजीव, मिर्च ज्यादा नहीं डालना। हाँ। पुदीना डालना भी मत भूलना। तंग आ चुका था मैं। 9 बजे गाड़ी पकड़ा, रास्ते की सभी दुकानें बंद थी, कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला। 11 बजे घर पहुंचा, रात भर भूखा सोया हूं मैं। जब तुम वहाँ से निकले, क्या वो दोनों अकेले थे? हाँ, कोई भी नहीं आया था उस वक्त, वो अकेले ही थे। हाँ। मैं उन्हें देखकर बहुत उदास हुई। इतने सालों बाद किसी का इंतज़ार करना, तैयार होके बैठना टेबल पर, बहुत दुख हुआ उन्हें ऐसे देखकर। मैं भी चुपचाप बैठी रही, कुछ बोलने का मन नहीं किया।
मुझे पता है तुम उस रात फिर जग गई थी। अगर तुम नीचे सो रही थी तो तुम्हारी चटाई ऊपर कैसे मिली? बताओ, तुम मारिया के कमरे के बाहर क्यों सो रही थी? कई बार ऐसा लगता था मरा हुआ घर है, हॉन्टेड हाउस। बच्चों ने अच्छा नाम दिया था, हॉन्टेड हाउस। और ऐसा भी नहीं था कि हमारे अपनी कोई मुसीबतें नहीं थी। मैनुअल का दिल का दौरा पड़ा और बाईपास की ज़रूरत पड़ी। बेवकूफ़ डॉक्टर, बाईपास। अरे जिस डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन किया वो खुद 1 साल बाद हार्ट अटैक से चल गया, और मुझे बड़ा लिस्ट दिया था ऑपरेशन के बाद, ये मत खाओ, वो मत खाओ, दारू मत पियो, स्मोकिंग मत करो। नॉनसेंस। लंच के साथ एक ग्लास वाइन पिया था ना, उसका असर है। जब कोई आता है एक बोतल लेके आता है। मरिया का बेटा भी अब भी एक लेके आया था। बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन बीवी अच्छी नहीं मिली उसे, स्नॉबिश। वैसे बेटा भी कोई खुश नहीं था यहाँ। मुझे बोल रहा था कि वो सिर्फ जायदाद का हिसाब किताब करने के लिए आया है। ऐसा नहीं कि उसे पैसे की जरूरत थी। मर्सिडीज में आया था, बीवी के गले में हीरे का हार। बट बेटा होने के नाते कुछ फर्ज तो निभाने पड़ते हैं ना, इवन इफ यू डोंट लाइक इट। मुझे लगता है कुछ समय बाद बच्चे अपने माँ बाप को बोझ समझने लगते हैं। वो आया, सब काम निपटा कर चला गया। उसके बाद कोई खबर नहीं। हाँ, हमारे एनिवर्सरी पर एक कार्ड भेजा था, अच्छा लगा। और उस एनिवर्सरी को हम लोग चर्च भी गए थे, और प्रीस्ट का सरमन भी बहुत अच्छा था। आपको कैसे पता? आप तो सो रहे थे, खराटे भर रहे थे। मैं बिल्कुल सोया नहीं था। आप सो रहे थे? नहीं, मुझे सब याद है। मुझे ये भी याद है कि उस दिन मरिया भी चर्च में आई थी, और सरमन के बाद हम लोग साथ वापस गए थे। उस दिन के बाद उसका हमारे यहाँ आना जाना शुरू हो गया, कभी चाय के लिए, एक बार तो केक लेकर आई थी, है ना तेरे साथ? तुम बताओ। हाँ, जब केक लेकर आई थी ना तब बहुत परेशान थी, कुछ सलाह चाहिए था। अभी इस उम्र में कुछ सलाह मांगता है क्या? बोलती थी कि उसको पहले की कई बात बतानी है, लेकिन बोलने से पहले ही पार्वती ने बुलाया और वो चली गई। शायद उस स्कैंडल के बारे में कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उस दिन के बाद फिर कभी नहीं आई। नहीं? हाँ, उस रात की बात बताओ ना। उस रात की? हाँ, उस रात को करीब 3 बजे अचानक मेरी नींद खुल गई, और मैंने बाहर जाकर देखा तो मरिया की घर की झाड़ियों से एक आदमी चलकर जा रहा था, क्लोज क्रॉप, क्लीन शेवन एंड दैट वॉक, डेफिनेटली आर्मी। और मेरा शक सही निकला। बाद में पता चला दैट ही वॉज मेजर राठौर। इस केस में एक और नाम और उस नाम के साथ एक और कहानी जुड़ गई है, और वो नाम है मेजर राठौर। कत्ल कैसे हुआ इस पर पुलिस कुछ नहीं कह रही। पुलिस का सिर्फ यही कहना है कि ये गुत्थी सुलझ गई है, और इस कत्ल में पार्वती और उनके पति मेजर राठौर दोनों का हाथ है। प्रवीण भी फौज में था और मिस्टर डिसिल्वा भी फौज में थे। प्रवीण की मेरी शादी 18 साल पहले हुई थी। फंसा लिया था उसने मुझे, और मैं भी जाने कैसे उसकी बातों में आ गई। छोटी थी ना, बहुत छोटी थी, 19 साल की। अनाथ आश्रम में थी, कोई पूछने वाला भी नहीं था, काम करती थी वहां। फिर शादी के कुछ ही महीनों बाद प्रवीण ने मुझे पूछा अगर मैं एक अकेली औरत के साथ रहना चाहूंगी, मिसेस डिसिल्वा। प्रवीण तो वैसे ही फौज में था,
मैंने हाँ कर दी। दीदी तब 47 साल की थी, सुंदर थी तभी भी। फिर उसके बाद मैं और दीदी और वो सुनसान बंगला। डरावना था वो बंगला। पहले पहले मुझे बहुत डर लगता था। फिर बस अपना ही घर। अगर मेजर राठौड़ पार्वती के पति हैं तो दोनों साथ में क्यों नहीं रहते थे? दोनों ने 18 साल पहले शादी की थी और ये शादी दुनिया की नज़रों से बच के की गई थी। और ये मामला काफ़ी शर्मनाक है क्योंकि राठौड़ की पहले भी एक बीवी है और उनसे 2 बच्चे जो शहर में रहते हैं। आखिर मेजर राठौड़ का डिसिल्वा परिवार से क्या रिश्ता था? इस गांव से लगा हुआ आर्मी कंटोनमेंट है जहां पर डिसिल्वा और राठौड़ की पोस्टिंग थी, तो हो सकता है कि उनकी मुलाकात वहां हुई हो। इस बात के खुलासे ने आर्मी को झंझोड़ कर रख दिया है। राठौड़ की पहली बीवी को राठौड़ की दूसरी शादी के बारे में भनक तक नहीं थी और राठौड़ अपनी पहली बीवी से मिलने साल में एक बार जाया करता था जब उनकी यहाँ पोस्टिंग थी। और उस दौरान उनकी बीवी अपने बच्चों के साथ यहाँ पे एक बार घूमने भी आई थी। प्रीति, क्या आपकी मेजर राठौड़ से बात हुई? नहीं, उनसे बात नहीं हो पाई है। क्या पार्वती ने अपना जुर्म कबूल किया? नहीं, उन्होंने अपना गुनाह कबूल नहीं किया है। उनका अभी भी यही कहना है कि इस कत्ल से उनका कोई लेना देना नहीं है। कर्नल जॉन डिसिल्वा और मेजर राठौड़ के बीच अच्छे संबंध क्यों थे? दोनों में उम्र का फासला कम से कम 25 साल का था और जब जॉन डिसिल्वा आर्मी से रिटायर हुए तो राठौड़ आर्मी में नया था। फिर राठौड़ मारिया के इतने करीब कैसे पहुंचा? ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से मारिया ने राठौड़ को उसकी पत्नी पार्वती को अपने घर रख लिया? वैसे राठौड़ पार्वती से मिलने साल में 1 या 2 बार ही आता था और उसके कत्ल के वक्त वहां मौजूद होना संदेह की बात थी। मेरा शक ये था कि राठौड़ पार्वती से नहीं बल्कि मारिया से मिलना चाहता था, पर फिर वो आया क्यों नहीं? 2 शादियां करने के जुर्म में राठौड़ पर मुकदमा चला और आर्मी ने उसका कोर्ट मार्शल कर दिया। वहाँ की स्पेशल जेल में मुझे उससे मिलना असंभव था, पर सच्चाई जानने का एक और तरीका था। आर्मी कंटोनमेंट गांव से काफ़ी दूर था, इसलिए राठौड़ को रात काटने के लिए कहीं ठहरना ज़रूरी था। इमैनुअल ने उसे घर से जाते हुए देखा तो ये पक्का था कि वो डिसिल्वा के घर में नहीं ठहरा था। पूछताछ में पता चला कि उस गांव में एक ही जगह है जहां पर राठौड़ ठहर सकता था, द सेरीन लॉज। इतनी पुरानी बात, ये तो रजिस्टर में ही लिखा होगा। ये फोटो शायद तुम्हें कुछ याद दिलाए। कोशिश करो। दोबारा सोचता हूँ। हाँ, ये आदमी आया था 2 दिन और 2 रात के लिए। जैसा कि मैंने पुलिस को भी बताया, इसने कत्ल वाले दिन ही चेकआउट किया था। आदमी कैसा था? अच्छा था, इंटेलिजेंट था। इसने पूरे पैसे एडवांस में ही दे दिए थे और मुझे अच्छी टिप भी दी थी। कत्ल के पिछले दिन क्या वो यहीं ठहरा था? और कहाँ जाएगा? यहाँ देखने लायक और कुछ चीज भी तो नहीं है। कोई आई थी उससे मिलने के लिए? क्या कह रहे हो सर? नहीं सर, नहीं, कोई नहीं आया सर। तो उसके बूट किसने चुराए? मुझे क्या पता। मेजर राठौड़ ने अपने बयान में कहा था कि उसके बूट उस रात इसी लॉज से चोरी हो गए थे। तुम इसके बारे में क्या जानते हो? कुछ नहीं। और अब अगर आपके सवाल खत्म हो गए हों तो मैं अपना और काम भी कर लूं। क्या मेजर राठौड़ ने अपने बूट चोरी होने पर तुमसे शिकायत नहीं की? बूट? वो बूट मैं कैसे बोल सकता हूँ? इतने गंदे बूट जब वो पहनकर आए थे तो सारी जगह गंदगी कर दी थी। मुझे खुद साफ करना पड़ा।
और अगले दिन तो नंगे पांव ही बाहर चला गया। मैंने सोचा कि उसके बूट से इतनी गंदगी हो गई थी इसलिए उसने बूट नहीं पहने होंगे, लेकिन हाँ, उसने शिकायत तो नहीं की। क्या बाहर बारिश हो रही थी? बारिश तो नहीं, मौसम साफ था। मैंने ही टैक्सी ला के दी थी उन्हें, न जाने कहाँ गए थे। क्या वो जूते तुमने उसके बाद कभी देखे थे? नहीं, मुझे वो जूते उस दिन के बाद नजर ही नहीं आए। लेकिन वो बूट साबित करता है कि उस रात मेजर राठौर वहां आया था और उसी ने बुढ़िया का कत्ल किया होगा। और बुढ़िया बचने के लिए पहले दरवाजा को बंद किया और फिर लॉक कर दिया। अच्छा, तो तुम ये भूल गए कि बुढ़िया का हाथ भी कटा हुआ था। अगर बुढ़िया दरवाजा बंद करती तो दरवाजे पे खून के धब्बे होते, समझे? लेकिन उसके घर में जमीन पर सिर्फ खून का धब्बा था और कहीं भी नहीं था। हम फिर वहीं आ गए। जिस चाकू से खून हुआ वो अभी तक मिला क्यों नहीं? अरे मिलेगा कहां से? उस कमरे में कत्ल करने के लिए सिर्फ एक ही तेजधार चीज थी। क्यों नहीं मालूम? पंखा। कातिल ने बुढ़िया को पंखे से मारा होगा। पंखा चेक भी नहीं किया। ऐसा लग रहा है ये केस सुलझ गया है। इंस्पेक्टर राघव काफ़ी खुश लग रहे हैं अपनी इस कामयाबी से। लोकल पुलिस फोर्स को भी काफ़ी राहत पहुंची है, जिन्हें इन पिछले कुछ महीनों में काफ़ी दबाव सहना पड़ा है जनता और नेताओं की तरफ से। ऐसा लगता है कि पुलिस को आखिर इस असंभव से दिखने वाले केस को सुलझाने का श्रेय जरूर मिलेगा। जब हम असंभव की बात कर ही रहे हैं तो एक और असंभव मगर सच्ची खबर। भारतीय क्रिकेट टीम का सोमालिया के विरुद्ध तीसरा और आखिरी टेस्ट जीतने की कोशिश असफल होती हुई नजर आ रही है। प्रीति, इस पे आपकी कोई प्रतिक्रिया? भारतीय क्रिकेट टीम की बैटिंग लाइन कहने को तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये सुनते सुनते मैं तो थक गई हूँ। अगर वो कहीं जीत सकते हैं तो सिर्फ ख्यालों में। असल में सोमालिया के तेज़ गेंदबाजों ने इनकी मजबूत कही जाने वाली बैटिंग लाइन की धज्जियाँ उड़ा दी है। धन्यवाद प्रीति। प्रीति अक्सर काफ़ी ड्रामेटिक हो जाती है भारतीय क्रिकेट को लेकर। तो आइए अब हम चलते हैं खेल संवाददाता सचिन की ओर, जिनका ये मानना है कि भारतीय खेल खात्मे के आखिरी चरण पर है। सचिन। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार मारिया के बाएं हाथ में गहरी चोट थी, तो ये साफ था कि मारिया ने कत्ल के वक्त दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं किया होगा। ये भी साफ था कि जो बूट अलमारी में मिले थे वो मेजर राठौर के ही थे। पर यह मानना मुश्किल है कि राठौर खूनी हो सकता है। जिस वक्त कत्ल हो रहा था राठौर घर से बहुत दूर था। मैंने ही टैक्सी ला के दी थी उन्हें। ये मानना मुश्किल है कि एक चालाक कातिल जो बंद कमरे में घुसकर कत्ल करता है और बिना किसी की नज़र में आए सफाई से गायब हो जाता है, वो अपने जूते पीछे छोड़ जाने की भूल करे। इन सब प्रश्नों के उत्तर बहुत जल्द पार्वती ने ही दिए। आपने तो सुना ही होगा ना दीदी के उस चक्कर के बारे में। जब तक मैं आई थी तब तक 10 साल हुए होंगे। बहुत बुरी बात थी। मैंने भी कहानी तभी सुनी थी। दीदी गई थी मिस्टर डिसिल्वा को मिलने कैंटोनमेंट, और वापस आते हुए कोई आदमी उन्हें उठा ले गया, किसी जगह ले गया, और मैंने सुना है बहुत बुरी तरह से, बहुत ही बुरी तरह से उनका बलात्कार किया। उन्हें फिर वहीं छोड़ दी। प्रवीण और उनके बाकी ऑफिसर एक बार रेकी पे गए थे और प्रवीण आगे निकला तो उन्हें दीदी कहीं मिली। उनका हाल बहुत ही बुरा था। प्रवीण उन्हें उठा लाया और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया। फिर मिस्टर डिसिल्वा को भी बताया। वो आए तो वो तो डर ही गए। उनको हार्ट अटैक भी आ गया। बहुत बुरे दिन थे।
प्रवीण ने फिर उन्हें घर पहुंचा दिया। फिर उसके बाद मिस्टर डिसिल्वा का दूसरा अटैक हुआ। वो सहन नहीं कर पाए ना। चर्चा थी पूरे गांव में कि दीदी गई थी किसी आदमी के साथ, दीदी का कोई चक्कर था। लोग क्या जाने, पर मिस्टर डिसिल्वा ये सब सहन नहीं कर पाए और बच्चों को तो कुछ भी नहीं मालूम था। तभी से उनको नफरत है, बहुत नफरत है। कोई उन्हें बता नहीं पाया। मिस्टर डिसिल्वा की तो मौत हो गई। फिर बस बच्चे भी चले गए, फिर मैं और दीदी एक घर में। ये अब तब कहाँ कैसे, इन सब बातों के लिए हम लोग वक्त बर्बाद नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी आदमी गुनाह करता है उसके गुनाह के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जैसे कि हम लोगों के पास भी कोई कारण है। सवाल यह है कि वो गुनाह किस विचार से किया गया है। मुझे क्या, मैं तो जनता का सेवक हूं। भाई जनता को सिर्फ इस बात से मतलब है कि कत्ल की गुत्थी सुलझ गई, दैट्स ऑल। कत्ल कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात को? फिर अचानक उस दिन प्रवीण का फोन आया। उसे उस आदमी के बारे में पता चला था, पर उसने फोन पे कुछ नहीं बताया। वो आना चाहता था, वो हमको बताना चाहता था। हमने सोचा था कि वो आएगा, फिर दीदी उस आदमी को पहचानेगी, फिर पहचानने के बाद हम उसे पुलिस थाने ले जाएंगे, कुछ करेंगे, कंप्लेन करेंगे, उसे पकड़वाएंगे। बस इसीलिए प्रवीण का हम इंतजार कर रहे थे उस दिन। उस दिन जो खाना बना था वो प्रवीण के लिए था। हाँ, उसी के लिए बना था और हम इंतजार करते 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 रह गए बस। पर प्रवीण खाने के लिए नहीं आया। नहीं, प्रवीण नहीं आया और हम सो गए, पर बहुत देर तक नहीं।
बाहर सो। अब सो जाइए। क्या मिसेस डिसिल्वा को कहीं और भी चोट लगी थी? कपड़े मैंने बदले थे उनके। ऐसी कोई चोट तो नहीं थी। हाँ, एक चोट थी उनकी हथेली पर, गहरी चोट थी। उसको तो मैंने पट्टी बांध दी थी। लेकिन उस ड्रेस का क्या? आपको भी नहीं पता? क्यों, ड्रेस के बारे में नहीं बताए? बताइए बताइए, बोलती को बंद हो गई। कैसा ड्रेस? वो ड्रेस उस दिन मिला था। कहाँ पे? अरे वही रसोई घर के कोने में। विजय, मजाक तो नहीं कर रहे हो? अरे यार, मजाक नहीं कर रहा हूँ। वो उसी बुढ़िया का ड्रेस था जो खून से लथपथ था। अरे पुराने खून के दाग होंगे। अरे बाबा, 24 घंटे अंदर का था। फिर आपने पहले क्यों नहीं बताया? वो क्या था कि इंस्पेक्टर राघव थोड़ा कंफ्यूज थे, जिसके चलते वो कोर्ट को बताना जरूरी नहीं समझा। यानी कि दाल में कुछ काला। राठौड़ उस रात वापस नहीं आया। पुलिस ने मारिया डिसिल्वा के खून भरे कपड़े की बात को बड़ी खूबी से दबोच दिया। जैसे पार्वती ने कहा, मारिया डिसिल्वा ने अपने कमरे का दरवाज़ा खुद अंदर से लॉक किया था और पार्वती रात भर उस कमरे के बाहर सोई थी। वो दरवाज़ा तब तक नहीं खुला जब तक कांस्टेबल विजय ने दरवाजे को तोड़कर अंदर प्रवेश किया। पार्वती से पूछने के लिए मेरे पास एक आखिरी सवाल था। अब ज़रा वो मंजर याद करने की कोशिश करो जब तुमने पहली बार मिसेस डिसिल्वा के लाश को देखा। वो पट्टी जो तुमने उनके हाथ पर पिछली रात को बांधी थी, क्या वो मौजूद थी? याद नहीं, याद नहीं। कोशिश करो, इट्स इम्पॉर्टेंट। नहीं थी। इस घटना को आज सब भूल चुके हैं। पुलिस, पब्लिक और कोर्ट के लिए इंसाफ हो चुका है। लेकिन जो हुआ, कैसे हुआ, ये कोई नहीं जानता। पुलिस की रिपोर्ट और कत्ल के सुराग मेल नहीं खाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस पहेली को सुलझाया ना जा सके। इस पहेली का भी हल है, जो किसी भूत प्रेत या अंधविश्वास पर आधारित नहीं। शेरलॉक होम्स की एक बात काफ़ी मशहूर है, छानबीन के अंत में जो भी बचा हो, चाहे वो कितना भी असंभव क्यों ना लगे,
वो सच होता है। सभी तथ्यों पर रोशनी डालने वाला हल किसी के पास नहीं था। इस घटना की सारी संभावनाओं को परखने के बाद सिर्फ एक रास्ता बचता है। सारी परिस्थितियां और सबूतों को आपने देखा, आपसे कुछ भी छुपाया नहीं गया है और आपने शायद कातिल को पहचान लिया हो। अगर नहीं तो शायद आप कातिल को जानना चाहते होंगे। लॉक्ड रूम मिस्ट्रीज की उलझन ही उन्हें रोमांचक बना देती है। इस एहसास को आप याद रखें, क्योंकि उनके हल को जानना एक जादूगर की तरकीब को समझने जैसा है। जब हाल समझ में आता है तब उस जादू का रोमांच खत्म हो जाता है। लेकिन ये कोई जादू का खेल नहीं, एक औरत की जिंदगी का सवाल है। जो हुआ वो जानना आपका हक है। बंद कमरा, कत्ल का वक्त, अलमारी में एक जोड़ी आर्मी बूट, खून लगा कपड़ा, मारिया के पति का मिलिट्री में होना, मारिया का 1 महीने के लिए गायब हो जाना, झील की मछलियों का मरना और किसी के पास कत्ल करने की वजह ना होना, ये सब इस पहेली की महत्वपूर्ण कड़ियां हैं। कातिल ने पूरी स्थिति को जानकर उसे अपने प्लान को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया। इस बात में कोई संदेह नहीं कि कातिल ने मेजर राठौड़ के बूट चुराए होंगे और उसे बड़ी सूझबूझ से मारिया के कमरे की अलमारी में रखे होंगे। खूनी ने कत्ल का इतना सोचा समझा प्लान क्यों बनाया? शायद वहां अपनी मौजूदगी को छुपाने के लिए। एक छोटा सा सुराग भी उसकी तरफ इशारा करने के लिए काफी था। पार्वती के पास कत्ल करने की कोई वजह नहीं थी, इसलिए मारिया डिसिल्वा का कत्ल किसी दूसरे वक्त करने से किसी बाहरी आदमी पर शक जाता जो वो नहीं चाहता था। इस बात ने गांव के सभी लोगों को शक के दायरे से बाहर निकाल दिया। कातिल का इस गांव में आना और बिना कोई सबूत छोड़े निकल जाना जरूरी था। उसके आने की वजह स्वाभाविक दिखनी चाहिए थी। मेरा अंदाजा था कि एक सुराग आज भी मौजूद है जो इस पहेली को सुलझाने में मदद करे। डिसिल्वा घर की झील, आखिर मछलियां कैसे मर रही थी? क्या था इसका कारण? कत्ल के आसपास के दिनों में इसका होना संजोग नहीं था। इतने साल बीत जाने के बाद भी मुझे उम्मीद थी कि झील के पानी से कोई सुराग जरूर मिलेगा। पानी के सैंपल को मैंने कई विशेषज्ञों को दिखाया। टेस्ट करने पर पानी में जहर मिला। जहर के बारे में पता लगाने पर मालूम हुआ कि वो केमिकल वॉर में इस्तेमाल होने वाला जहर था जो कुछ खास लोगों के ही हाथ लग सकता था। और जब ये जहर इंसानों पर इस्तेमाल किया जाता है तो उसका उन पर बहुत ही घोर प्रभाव पड़ता है। जब ये बात मेरे सामने आई तो मेरे लिए इस गुत्थी को सुलझाना आसान हो गया। मुझे उम्मीद थी कि मारिया के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कुछ मिल सकता है, लेकिन मरने का कारण चाकू से हुए घाव थे और इसके चलते पुलिस ने ठीक से पोस्टमार्टम करने की जरूरत नहीं समझी। आगे की चुनौती सबसे मुश्किल थी। एक के बाद एक गुनाह करने वाले इस मुजरिम को सामने कैसे लाऊं? जो कातिल इतना शातिर है, खतरनाक है, उसे सजा कैसे दिलाऊं? पुलिस और पब्लिक को अपनी बात पर यकीन कैसे दिलाऊं? उसके गुनाहों का न्याय कैसे होगा?
My name is सिद्धार्था and I know who you are. तुमने प्लान तो बहुत अच्छा बनाया, मगर शायद तुम ये भूल गए कि बरसों बाद भी इस्तेमाल किए गए केमिकल के निशान ढूंढे जा सकते हैं। मुझे कोर्ट से मारिया डिसिल्वा की लाश को निकालने की इजाज़त मिल गई और उसके पोस्टमार्टम के बाद उसके शरीर में एक केमिकल मिला। ये केमिकल एक स्पेशल फोर्सेस कमांडो को हासिल करने में दिक्कत नहीं होगी। मेजर ललितेंदु पाइकरे, केमिकल वॉरफेयर डिवीजन, इंडियन आर्मी। बरसों पहले तुमने ऐसी ही एक केमिकल से मारिया डिसिल्वा को किडनैप किया और इसी घर में ले आए। यहां तुमने उसका बलात्कार किया और उसे 1 महीने तक रखा। जब तुम्हारी प्यास पूरी हो गई तो तुमने उसे जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। इस घटना की वजह से मारिया का घर उजड़ गया। उसके पति को दिल का दौरा पड़ गया और वही उनकी मौत का कारण बन गया। सच ना जानने की वजह से मारिया के बच्चे उससे नफरत करने लगे और उसे छोड़कर चले गए। अकेली मारिया मरते दम तक एक चलती फिरती लाश बन गई। पार्वती ही उसका एक सहारा था। मारिया की किस्मत अच्छी थी कि मेजर राठौड़ का यूनिट वहां से गुजर रहा था। तुम शायद अपने इस जुर्म को भूल गए थे जब तुम्हारी मुलाकात कैंटोनमेंट में मेजर राठौड़ से हुई। इस मुलाकात में राठौड़ को तुम पर शक हो गया और तुम्हें भी इस शक का एहसास हुआ। उसके गांव में आकर पार्वती को यह बताने से पहले तुम्हारा गांव में आना जरूरी हो गया। इसलिए तुम एक मजदूर के रूप में गांव पहुंचे और झील में जहर मिलाया। तुम जानते थे कि उस झील को साफ करने के लिए मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। तुम्हारा प्लान तब तक बन चुका था और तुमने गांव के उन सबको समझ लिया था जिन्हें तुम अपने प्लान में इस्तेमाल कर सकते थे। किसी को शक नहीं हुआ जब तुम वक्त पर वहां हाजिर हुए, राजीव से मिले और झील के काम में लग गए। ऐसे तुमने राठौड़ के आने का इंतजार किया। जब वो आया तुमने लॉज से उसके बूट चुराए और कत्ल के पिछले वाली रात तुम उससे पहले मारिया डिसिल्वा के घर पहुंचे। ऊपर की खिड़की खटखटाने पर मारिया वहां आई और तुमने उसकी हथेली पर केमिकल लगे चाकू से वार किया। जब पार्वती मारिया की पट्टी कर रही थी तुम छत से अंदर आ गए और राठौड़ के बूट अलमारी में रख दिए। फिर तुम रात भर घर के अंधेरे में छुप गए। सुबह तुम घर से निकले और झील में काम करने लगे। आखिर कौन तुम्हारा शक करता? तुम्हें केमिकल का असर शुरू होने का इंतजार था। मारिया की हथेली के घाव से खून बहने लगा। उसने हाथ की पट्टी निकाल दी। दर्द की वजह से वो चीख उठी और जमीन पर गिर पड़ी। ये वही चीखें थी जो सुनकर बाहर के लोगों ने सोचा कि अंदर कोई है जो उसका खून कर रहा है। असल में कोई नहीं था अंदर। जब कांस्टेबल विजय ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया, मारिया जिंदा थी पर पूरी तरह से पैरालाइज हो गई थी। उसके शरीर पे लगा खून उसके हाथ का था। तुम बाकी सबको छोड़कर विजय के साथ अंदर आ गए ताकि तुम दोनों ही उस कमरे में मौजूद रहो। तुमने विजय का ध्यान हटाकर खून भरा कपड़ा छुपा लिया और जिस वक्त विजय का पूरा ध्यान अलमारी खोलने में लगा था तुमने एक चाकू निकालकर मारिया को 2 बार गोद दिया। मारिया की हत्या एक पुलिस कांस्टेबल के सामने हुई और जब तक इंस्पेक्टर राघव वहां पहुंचे थे मारिया मर चुकी थी। This is the solution to the impossible murder. कोई ऐसी पहेली नहीं जो सुलझाई न जा सके। तुम्हारे गुनाहों का सफर यहाँ खत्म होता है। Stand down, Major. Stand at ease.
आई डोंट टेक ऑर्डर्स फ्रॉम ए सिविलियन। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा? जो इल्जाम तुम मुझ पे लगा रहे हो उसे साबित कैसे करोगे? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मारिया का खून मैंने ही किया है? उनका क्या, जिन्होंने तुम्हें देखा? वो लोग गलत भी हो सकते हैं, और उनका यकीन कौन करेगा? आई एम ए मेजर ऑफ द इंडियन आर्मी। आर्मी का इंसाफ आर्मी की 4 दीवारों में रहकर होगा, मगर तुम्हें और तुम्हारे गुनाहों को मैं आज बाहर ला रहा हूं और दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर रहा हूं। एक बार सामने तो आ, फिर बताता हूं कि कौन हूं मैं। यू बस। आमने सामने तो हम हैं ही, जरा मुड़ के तो देख, सारी दुनिया तुझे देख रही है। गुड बाय मेजर। देखो, जनता को रोमांच चाहिए, तो हम लोग उनकी इच्छा पूरी करने के लिए बैठे हैं, और इसी के लिए हम लोगों को पैसा दिया जाता है। And that's it. Any more questions? कुछ और पूछना चाहते हैं आप? पुलिस ने इस केस को करीब करीब सुलझा दिया है। इस छोटे से गांव में इस केस ने काफी दहशत फैला रखा था। अब कुछ ही दिनों में कातिल के मकसद